आज अपना पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में कि किंग एंड क्राउन में क्या डिफरेंस है, सम्राट और राजमुकुट में क्या भेद है। छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, 2 लाइन के भी आते हैं, 5 लाइन के, और बड़ा क्वेश्चन भी ये बनता है। तो अपन बड़े क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, उसमें छोटे और सारे इसमें सम्मिलित होंगे। तो सबसे पहले राजमुकुट क्या है। तो राजमुकुट जो राजा के सर पे पहना जाता है वो एक्चुअल में केवल वो एक मृतप्राय कोई ऐसे मुकुट की बात यहाँ पे नहीं है। राजमुकुट राज सत्ता का प्रतीक है, यानी एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी अथॉरिटी मिलती है। जो भी व्यक्ति उस मुकुट को पहनता है उस व्यक्ति में वो अथॉरिटी शामिल मानी जाती है। तो एक्चुअल में राजमुकुट एक सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्था है, जिसका अर्थ है मतलब राजा खुद शामिल होगा प्लस उसके मंत्री जो उसके ही शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तथा संसद का सम्मेलन, संसद जो नीति निर्माण की संस्था है, और कार्यपालिका जो मंत्रियों द्वारा बनती है, और राजा जो स्वयं राजमुकुट को धारण करता है। तो राजमुकुट राजा से आगे बढ़ के सारी शासन की संस्थाओं को शामिल करता है। छोटा क्वेश्चन पूछते हैं सम्राट राजमुकुट में भेद। तो अपन जो इसके जो 4 इम्पोर्टेंट भेद अपन बताएंगे। पहला भेद है सम्राट एक व्यक्ति है, राजमुकुट एक संस्था। सम्राट एक व्यक्ति है क्योंकि राजा जो उसको पहनता है। मुकुट एक संस्था है, संस्था जिसमें जो शासन की सत्ता का प्रतीक है। संस्था मतलब बहुत से सारे लोगों की एक संगठन जिसमें जो नियमों के आधार पर चलता है, जिसे संस्था कहते हैं। इसमें विधायी यानी कानून निर्माण करने वाली, प्रशासनिक कानून को लागू करने वाली, और न्यायिक यानी कानून का निर्णय करने वाली, तीनों प्रकार की शक्तियाँ इसमें शामिल होती हैं। फिर दूसरा डिफरेंस है सम्राट अस्थायी है, राजमुकुट स्थायी। मतलब राजमुकुट यानी जो संस्थाएं हमेशा बनी रहती हैं, और जो राजा हैं वो जो इस अथॉरिटी को प्राप्त करते हैं राजमुकुट पहन के, वो राजा बदलते रहते हैं, क्योंकि एक दैहिक शरीर है, वो कभी भी मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, तो उसकी जगह दूसरे आ जाते हैं। सम्राट अस्थायी हैं और राजमुकुट स्थायी है। ये भी कहा जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इनकी कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हेनरी एडवर्ड तथा जॉर्ज की मृत्यु हो सकती है लेकिन सम्राट सदैव ही जीवित रहते हैं। यानी राजा मर सकते हैं लेकिन जो राजमुकुट है ये हमेशा ही जिंदा रहते हैं। इसके बाद में तीसरा है सम्राट व्यक्ति के, राजमुकुट सामूहिक है। व्यक्ति मतलब राजा केवल एक होता है, और राजमुकुट सामूहिक है, क्योंकि अपने पता है संस्था है, और संस्था लोगों के समूह के द्वारा बनती है। तो इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जो संसद के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, लोक सेवा के सदस्य होते हैं। तो लोक सेवा और मंत्रिमंडल मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं, और संसद के सदस्य विधायिका होते हैं। तो विधायिका कानून बनाने, कानून लागू करने, कानून का निर्णय करने वाले सारी शक्तियाँ राजमुकुट के अंदर होती है। फिर चौथा है वास्तविक प्रशासन में सम्राट शक्तिहीन है, राजमुकुट शक्तिशाली। ये अपने को पता है कि शक्ति उस राजमुकुट के अंदर है, न कि उस व्यक्ति के शरीर में है। जो भी ये राजमुकुट जिस व्यक्ति के सिर पे रहेगा वही शक्तिशाली बन जाता है। तो सम्राट शक्तिहीन है क्योंकि एक दूसरा ये भी होता है कि उसे सारे कार्य हैं वो अपने जो उसके अधीनस्थ मंत्री हैं, उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनके कहने से, उनके ही परामर्श के आधार पर भी करने होते हैं। इस वजह से सम्राट शक्तिहीन माना जाता है और राजमुकुट सर्वशक्तिशाली। अब सम्राट के उत्तराधिकार के नियम क्या होते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सिंपल सा नियम है कि सम्राट का जो सबसे बड़ा पुत्र या पुत्री होगा वही सिंहासनाधिकारी होंगे। अगर पुत्र या पुत्री नहीं होता तो उत्तराधिकारी की व्यवस्था संसद के द्वारा की जाती है। तो एक सामान्य सा इनके वो है, लेकिन एक जो इनके लिए इम्पोर्टेंट समझा जाता है, तो वो ये है कि इनका जो कि धर्म के जो स्पेशल इनके जो अलग अलग सेक्ट बने हुए होते हैं, तो इनके अंदर इन्होंने उत्तराधिकार में निश्चित किया हुआ है कि आप अब अपन पढ़ेंगे राजमुकुट की शक्तियाँ तथा सिद्धांत के रूप में सम्राट की शक्तियाँ। तो सम्राट के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं। तो राजमुकुट की जो शक्तियाँ हैं मुख्यतः 2-3 शक्तियाँ जो विभाजन अपन कर सकते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ, वो अपन इसमें पढ़ेंगे। अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजमुकुट की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो कार्यपालिका शक्तियाँ, तो राजमुकुट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से, क्योंकि राजा है वो कार्यपालिका का प्रधान मुख्यतः माना जाता है।
तो सारी अधिकतम शक्तियाँ कार्यपालिका से जुड़ी हुई होती हैं, इंपॉर्टेंट भी सारी वही होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो शक्ति है कि राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना, यानी जो विधायिका द्वारा यानी संसद द्वारा जो बना के दी गई कानून है उनको क्रियान्वित करने का कार्य कौन करते हैं? कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। राजमुकुट प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अपने इनके अंडर में जो काम करने के लिए मंत्रियों को रखने की जरूरत पड़ती है राजा को, तो वो इसके नियुक्ति करता है। इसके अलावा सभी उच्च अधिकारी जल थल नभ सेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। बड़े लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको राजा द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा अन्य देशों के साथ जो संबंध हैं वगैरह, ये सब भी शासन राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किए जाते रहे हैं। आज के समय इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं हो गया, लेकिन अन्य देशों में राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति राजमुकुट के द्वारा यानी राजा के हस्ताक्षर द्वारा की जाती है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो है युद्ध की घोषणा और संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंदर ही आती है। अपराधियों को क्षमा करने या फिर दंड को कम करने का कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल राजमुकुट के द्वारा की जाती है। स्थानीय स्वशासन केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रांतीय सरकारें काम नहीं करती हैं। राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण भी राजमुकुट द्वारा किया जाता है। मंत्रीगण जो भी कार्य करते हैं वो सब राजमुकुट के नाम से किए हुए माने जाते हैं। तो ये सारे कार्य हैं वो जो कार्यपालिका के जो मुख्य कार्य होते हैं वो ही राजमुकुट के द्वारा के कार्य माने जाते हैं। फिर दूसरा व्यवस्थापन संबंधी यानी विधि निर्माण संबंधी क्या कार्य किए जाते हैं, विधि निर्माण से जुड़े हुए कौन से कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। तो कानून निर्माण की शक्ति संसद से ही राजा को प्राप्त है, यानी संसद का जो माना जाता है, संसद के अंदर ही राजा को शामिल माना जाता है। तो शामिल है इस वजह से ऑब्वियसली है कि कानून निर्माण तभी होगा जब राजा की स्वीकृति उसको मिल जाएगी। तो कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? संसद के दोनों सदनों में द्वितीय सदन के निर्माण के समय राजमुकुट को शक्ति प्राप्त है। लोकसभा के निर्माण में संबंध में राजमुकुट को ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पीर बनाया जाता है केवल वे लोकसभा के सदस्य होते हैं, ये राजा के द्वारा ही घोषित किए जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। तो ये राजमुकुट लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट जो इसके माने जाते हैं उससे विधायिका से जुड़े हुए कार्य। इसके अलावा संसद में सम्राट भाषण देता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। इसके अलावा कोई विधेयक कानून का रूप तब तक नहीं ले सकता जब तक उस पर सम्राट द्वारा हस्ताक्षर ना कर दिए गए हों। इसके अलावा अध्यादेश जारी करने का अधिकार, यानी कभी ऐसी कंडीशन हो कि संसद जल्दी में कोई अधिक कानून पालन वो ना बना पाए तो अध्यादेश जारी करके उस व्यवस्था को बनाए रख सकता है। तो ये सब व्यवस्थापिका से जुड़े हुए कार्य थे। अब इसके बाद में न्यायपालिका संबंधी कार्य हैं जो सिंपल सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा ये है कि अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा भी कर सकता है। ये इसकी न्यायिक शक्तियाँ मानी जाती हैं जो कि अपने देश में प्रेसिडेंट को भी सेम मिली हुई होती हैं। अब धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ, धार्मिक क्षेत्र में क्या शक्तियाँ मिली हुई हैं? धार्मिक क्षेत्र में कुछ शक्तियाँ में इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट इसका प्रमुख है। नहीं, इस चर्च के जो है ना एंग्लिकन जो चर्च होते हैं, टाइप ऑफ चर्च हैं, उसके सम्राट इसके प्रमुख होते हैं। इस चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप होते हैं, बिशप होते हैं, डीन होते हैं, कैनन होते हैं की नियुक्ति इनके द्वारा ही की जाती है। तो ये धर्म से जुड़े हुए इनकी कुछ शक्तियाँ अपन बता सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पाँचवा है सम्मान का स्रोत है। राजमुकुट को अधिकार है कि ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियाँ दे सकें। इस प्रकार की उपाधियों को ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट और लॉर्ड की उपाधियाँ कहते हैं। ये विदेशों को भी कई बार प्राप्त होती हैं, तो भारत से भी कई बार किसी व्यक्ति को ये सुनने को मिल जाता है उसको नाइट की उपाधि दी गई, ऐसे लॉर्ड की उपाधि दी गई, ऐसे जो भी अपने को कई बार समाचारों में सुनने को मिलता है। अब क्वेश्चन आता है सम्राट की वास्तविक स्थिति। सम्राट राज करता है पर शासन नहीं। तो क्या डिफरेंस है राज करता है और शासन नहीं तो अपन इसको इसमें समझेंगे। तो दृष्टि सम्राट की जिन शक्तियों का उल्लेख किया जाता है व्यवहार में, उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट द्वारा नहीं बल्कि कैबिनेट द्वारा किया जाता है। कैबिनेट यानी जो उसके अंडर में जो उसके मंत्री काम कर रहे हैं उसके सहायता देने के लिए एक्चुअल में वो इसकी जो शक्ति है कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो शासन यानी जो दिन प्रतिदिन का जो कार्य में कानूनी
को एग्जीक्यूट करने में जो भी कार्य करने होते हैं वो सब मंत्रियों द्वारा किए जाते हैं। तो एक्चुअल में राज करते हैं मीन्स केवल इनके नाम से ये कार्य किए जा रहे होते हैं। सम्राट केवल बैठे रहते हैं, जिसको अपन एक साधारण सभा में कहते हैं ना कि ये घर बैठे राज करते हैं। कोई भी यानी जो व्यक्ति काम नहीं करते, केवल राज करते हैं। काम करने वाले दूसरे लोग होते हैं वैसे ही हैं, शासन नहीं करते। तो एक्चुअल में काम करते हैं इनके अधीनस्थ जो भी मंत्री हैं वो इनकी ही शक्ति का प्रयोग करते हैं, इनके लेकिन इनके नाम से करते हैं। तो सम्राट राज करता है लेकिन शासन नहीं, ये अपन इसे समझेंगे। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग सम्राट द्वारा नहीं कैबिनेट द्वारा किया जाता है। सम्राट तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान मात्र है, राज्य करता है, शासन नहीं। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और इस प्रकार प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और आवश्यक भी है कि शक्ति और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते रहते हैं। अतः वास्तविक रूप से शासन की शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रियों के गणों के द्वारा ही किया जाता है। अब अपन देखते हैं वर्तमान समय में सम्राट शासन का औपचारिक प्रधान है, उसके अधिकार नाममात्र के हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जो अपन मानते हैं कि राष्ट्रपति या जो उनके राजा द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, वो भी एक तरीके से परंपराएं निश्चित हो गई हैं, उन परंपराओं को ही फॉलो करना पड़ता है। तो उनकी खुद की कोई भी उसकी मंशा या फिर राय हमारी इसमें शामिल नहीं होती है। तो निश्चित परंपराएं क्या है कि लोक सदन के जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री पद प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। और कैबिनेट सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसमें सम्राट की इच्छा कोई महत्व नहीं है। सम्राट की व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों के विषय में भी यही स्थिति है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने स्थगित करने का कार्य निश्चित परंपराओं और प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर किया जाता है। जहाँ तक लोक सदन को विकसित करने की शक्ति का संबंध है, सम्राट की शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर ही कर सकते हैं। यानी जिस चीज़ को अपन सम्राट की शक्ति मानते थे, इसके अधिकार मानते थे, वो एक्चुअल में खुद के अधिकार इनके वो अपनी मर्जी से इनका एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये एक कागजी अधिकार के रूप में रह जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता मीन्स इसको यूँ समझेंगे, जब सम्राट खुद कोई कार्य नहीं कर रहा, उसकी शक्ति का प्रयोग उसके अधीनस्थ मंत्रियों या प्रधानमंत्री द्वारा किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो उसके मंत्रियों द्वारा किया जाता है उसको इस आधार ये नहीं कहा जा सकता कि सम्राट द्वारा ये कार्य किया गया और सम्राट कोई भी गलती की गई है तो सम्राट की गलती है, क्योंकि सम्राट खुद अगर कार्य नहीं करते हैं तो वो गलती सम्राट की नहीं मानी जाती। तो सम्राट के नाम पे उनके मंत्री अपनी गलतियों से बच नहीं सकते। इस वजह से जो ये शब्दबंध है, इसको सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, इसको कहा जाता है। छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सम्राट कोई त्रुटि नहीं करता, इस शब्दबंध का क्या तात्पर्य है। तो अपन इनके कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं में समझेंगे कि सम्राट कानून के ऊपर है। सम्राट कानून के ऊपर है, सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, अतः स्वाभाविक रूप से कानून के परे होता है, इसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि कानून सम्राट खुद अपनी मर्जी से सारे कार्य नहीं कर रहा होता है। ब्रिटिश सम्राट न्यायालयों के हिताधिकार से मुक्त है, उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दीवानी या फौजदारी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। कानूनी दृष्टि से राजा कभी अपराधी हो ही नहीं सकता है। तो ये एक बिंदु है। दूसरा है, सम्राट स्वविवेक से नहीं वरन कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है, तो उसके कार्यों के लिए कैबिनेट ही उत्तरदायी है। अब चूँकि ये नियम बनाए हुए, ये परंपराएं भी हैं कि सम्राट खुद अपने स्वविवेक से काम नहीं करता है, कैबिनेट के परामर्श से कार्य करता है। तो सम्राट को कैसे उनके दिए हुए परामर्श के आधार पर उनकी जो दंड है सम्राट को कैसे दिया जा सकता है। तो सम्राट कोई गलती नहीं करता, क्योंकि सम्राट अपनी शक्ति का प्रयोग खुद स्वविवेक से करता भी नहीं है, कैबिनेट उसकी शक्तियों का प्रयोग करती है, तो वो ही अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी मानी जाती है और उत्तरदायित्व तय किया जाता है संसद के प्रति। तो एक बार राजा चार्ल्स ने कहा था कि ये नितांत सत्य है, क्योंकि राजा के शब्द तो उसके अपने होते हैं, उसके कार्य उसके मंत्री के होते हैं। ये कहा गया था कि इनके रूम के बाहर किसी ने जो लिख दिया था, यहाँ सोते हैं सम्राट हमारे अधिराज, विश्वास नहीं करता जिनकी बातों का कोई, कभी कम अक्ल की बात भी नहीं करते, उन्हें करते हैं बुद्धि की बात कोई, क्योंकि ये खुद कोई भी कार्य अपनी स्वविवेक से नहीं करते हैं। तो ये सब बिंदु थे, दो तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, राज मुकुट और सम्राट में क्या विभेद है,
और इनकी सम्राट की कौन सी शक्तियाँ इनको कौन कौन सी शक्तियाँ इनको प्राप्त है। तो ये 2-3 क्वेश्चन आप छोटे या बड़े जिस भी फॉर्म में आए ऐसे हिसाब से अपने कर सकते हैं।